हेलो फ्रेंड, जैसे कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था व्याकरण के अंग, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं वर्ण विचार। जी हाँ, ये वर्ण विचार क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है वर्ण, वर्णमाला की परिभाषा। सबसे पहले हम क्या करें, वर्णमाला की परिभाषा पढ़ लेते हैं, ठीक है। वर्ण यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जी हाँ, यहाँ पर देखिए बताया गया वर्ण यानी कि उसे कहते हैं जिसके किसी भी प्रकार के, ठीक है, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसी ध्वनि होती है कौन, वर्ण, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं वह यानी कि सबसे छोटी ध्वनि जिसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दूसरे शब्दों में, यानी कि दूसरे शब्दों में भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, सॉरी, दूसरे शब्दों में भाषा की इकाई क्या है, सबसे छोटी ध्वनि है। ओके, ये नोटिस करने वाला पॉइंट है। और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, ठीक है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ओके, जैसे आ, बड़ी ई, वा, चा, का, खा इत्यादि से भी क्या है, वर्ण है। इनके हम कहीं से भी यानी कि दूसरे टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। ये देखिए 4-5 स्टेपों में हमने आप लोगों को समझा दिया है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को स्पष्ट यानी कि यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं, जैसे कि जिनके खंड नहीं किया सकते, जैसे कि रा, आ प्लस मा प्लस आ, राम, गा, आ, या, आ, गया। ओके, इन्हीं यानी कि इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। यही जो मतलब मूल जो ध्वनि निकलती हैं ये वर्णों से, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ओके, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा है वर्ण यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब कोई आपसे पूछता है कि वर्णमाला क्या होता है, तो वर्ण के जो समूह होते हैं, ठीक है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ओके, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है इसे हम यह भी कह सकते हैं किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। इसको हम चाहे दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं, यानी कि किसी भाषा के समस्त यानी कि भाषा कोई भी हो, समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, प्लस थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ। प्रत्येक भाषा की अपनी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक यानी कि प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है, अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी में छोटा, बड़ा, का, खा, गा इत्यादि जितने भी छोटा से लेकर के ज्ञान तक जितने भी अक्षर आते हैं ये क्या, वर्णमाला है। अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट जो हमारे होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, ये भी क्या है, ए से लेकर के जेड तक, ये भी सभी क्या है, वर्णमाला है। ओके, वर्ण के भेद देखते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, वोवेल और कॉन्सोनेंट। ओके, चलिए देखते हैं कि हमारे स्वर क्या होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर यानी कि वोवेल वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता यानी कि हाँ किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती स्वर कहलाता है, ठीक है। यानी कि जिनके
जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाता है। दूसरे शब्द में कहें तो जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों की वायु बिना रुके मुख से निकल जाए, यानी कि आवाज गत से मुख से निकल जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें हमारे फेफड़े जो हमारे होते हैं लंग्स, उनमें वायु जो है बिना रुके, ठीक है, इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीव होंठ का नहीं। जी हाँ, कंठ और तालु इन दोनों का उपयोग होता है, लेकिन अगर बात करें जीव तो जीव में नहीं हिलती है, बात करें होंठ तो होंठ भी नहीं चलते हैं। ओके, फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने? 16 स्वर हैं। वैसे तो आप लोगों ने सिर्फ अभी 13 ही पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ यहाँ पे आप लोगों को 3 स्वर जो हैं बड़े यानी कि देखने को मिल जाएंगे। ओके, अलग से ये 3 स्वर हैं, जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आ, ऋण, ऋण, ला। ठीक है, ये भी क्या है? स्वर है। ओके, फिर थोड़ा हम आगे इसको स्क्रॉल करते हैं। और थोड़ा बस स्वर के भेद। अब यहाँ पर देखते हैं स्वर के भेद। अभी तो हमने क्या सीखा? वर्ण, लेकिन अब देखते हैं स्वर। स्वर के भेद दो, यानी कि स्वर के 2 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद यानी कि भेद होते हैं? कोई आपसे पूछता है स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के कितने? 2 भेद होते हैं। ओके गुड, इसको थोड़ा हम रिमूव करते हैं। पहले यहां पर देखिए मूल स्वर क्या है? मूल स्वर। दूसरा क्या है? संयुक्त स्वर। अभी मूल स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर क्या होता है, चलिए देखते हैं। मूल स्वर हमारे जैसे कि आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाओ, बड़ाओ, ए, आओ, सॉरी ओ। ठीक है, ये सभी क्या है? मूल स्वर हमारे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखिए लिखा है संयुक्त स्वर। ये क्या है? ए, यानी कि देखिए मिलकर के बने 2 लोगों से। ठीक है, आ और ए से मिलकर आए बन गया, और आओ, आओ और आओ से मिलकर के आओ बन गया। ये क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल स्वर के भेद। अब इसके भी देखते हैं भेद कितने होते हैं। मूल स्वर के भेद, मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। कितने? 3। ओके, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। अब चलिए देखते हैं ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, यानी कि तीनों क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा इनकी डिफिनेशन हम जान लेते हैं। हास्य स्वर यानी कि स्वॉल्ट वोवेल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। हास्य स्वर 4 होते हैं, जैसे आ, बड़ा, छोटा हो, ऋण। ऋण की मात्रा के रूप में लगाई जाती है। ऋण क्या होती है? छोटी सी मात्रा के रूप में इसका यूज करते हैं। तथा उच्चारण री की तरह होता है। अब ऋण को हम लोग क्या पढ़ते हैं? री पढ़ देते हैं, री। ओके, उच्चारण से किसकी तरह होता है? ऋण की, यानी कि री की तरह होता है। अब फिर देखिए यहाँ पर बताया गया हम लोगों को दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वोवेल्स, वे स्वर जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है। कितना समय लग जाता है? 2 गुना भाई समय लगता है, 2 गुना समय लगता है।
किसके उच्चारण में? दीर्घ स्वर के उच्चारण में। बल्कि हा स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता था, लेकिन यहाँ पर दूना यानी कि बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। ओके, वे दीर्घ स्वर यानी कि वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। साथ ही साथ सरल शब्दों में स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हम इसकी बात करें दूसरे तरह से डिफिनेशन के बारे में, तो स्वरों के उच्चारण में अधिक समय हो गया है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ओके, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कितने होते हैं? दीर्घ स्वर जो होते हैं हमारे वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। जैसे दीर्घ स्वर यानी कि हाँ, जैसे छोटा सॉरी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए आए, ओ और आओ, ये सभी क्या हमारे हैं? दीर्घ स्वर हैं। ओके, इनमें कुछ यानी कि सेकंड जो लगते हैं वो हास स्वर से ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं। हाँ, ये आप लोगों को हमने पहले ही बताया कि दीर्घ स्वर जो हमारे होते हैं वो कितने? 2 शब्दों से बनते हैं। कितने? 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे बड़ा आ किससे बना है? बड़ा छोटा आ और छोटा आ से मिलकर बड़ा आ बन गया, यानी कि छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ बन गया हमारा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, बड़ी से छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई क्या हो गई? बड़ी। बड़ाऊ, छोटाऊ प्लस छोटाऊ, छोटाऊ प्लस छोटाऊ से मिलकर के हमारा बड़ाऊ बन गया। अब थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए, ए किससे बना है? छोटा आ प्लस ई से मिलकर के ए बन गया। आए, ए यानी कि छोटा आ प्लस ए से मिलकर के से क्या बन गया? आए बन गया। ओके, ओ, छोटा आ प्लस छोटा ओ से मिलकर के ओ बन गया। आओ, छोटा आ प्लस ओ से मिलकर के आओ बन गया। ओके, तो हमारे हिसाब से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरा, यानी कि प्लुप्त स्वर। एक ही भी स्वर होता है प्लुप्त स्वर, यानी हाँ सॉरी प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। दीर्घ स्वर में केवल 2 मात्राओं का समय लगता था, लेकिन अब यहां पर बताया गया है 3 मात्राओं का समय लगता है, यानी कि जो 3 बार बोलेंगे इसी को हम एक बार ही बोलना होगा। ओके, इसलिए समय इसमें ज़्यादा लग जाएगा। प्लुप्त स्वर कहलाते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। ओके, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। सरल शब्दों में थोड़ा इसको हम विस्तार रूप से जानने की कोशिश करते हैं। सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुप्त स्वर का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुप्त स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये आपका जीके का एक क्वेश्चन आ सकता है, त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो आप सीधे से बोल सकते हो त्रिमात्रिक स्वर प्लुप्त स्वर को कहते हैं। थोड़ा इसको हम स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ पर बताया गया है कि आयोग वाह। ये आयोग वाह क्या होता है? चलिए देखते हैं।
हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों में और ना ही व्यंजनों में की जाती है उन्हें आयोग वा कहते हैं। जिनकी गणना ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं। अंग आयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वर तथा आ को विसर्ग कहा जाता है। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वर। आ को विसर्ग कहा जाता है। आयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं: अनुनासिक, अनुस्वर, विसर्ग, निरुनासिक, निरनुनासिक। ठीक है, कहते हैं मतलब थोड़ा मतलब क्या होता है ना, मतलब इधर उधर से थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्शन करता है ना ब्रेन के ऊपर। नेक्स्ट फिर यहाँ पर देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। कि क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। इनमें क्या हो रहा है? हवा जो है नाक और मुख दोनों से निकल रही है। आप ट्राई कर सकते हो। अनुस्वर, इसमें क्या होता है देखिए, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वर कहते हैं। जैसे अंगूर, अंगद, कंगन। तीसरा देखते हैं विसर्ग स्वर। थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं। यहां पर देखिए बताया गया है विसर्ग, जिस ध्वनि के उच्चारण में हा की तरह होता है उसे विसर्ग स्वर कहते हैं। जैसे मना कामना, पयापान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि शब्द होते हैं। निरनुनासिक, इसमें देखते हैं क्या होता है। निरनुनासिक केवल मुख से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं। ओके, निरनुनासिक कहते हैं। जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। ये सभी क्या है वर्ड? ये शब्द कौन से हैं? निरनुनासिक है। टिप्पणी चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमको एक समझने, यानी कि एक बात जो है बहुत ही समझने योग्य है। देखिए, अनुस्वर और विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग ना तो स्वर है ना व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है। जैसे अंगद, रंग। इस संबंध में आचार्य किशोरी दास वाजपेयी का कथन है कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व निश्चित यानी पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों का आयोगवाह, यानी कि इन दोनों ध्वनियों को आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे, यानी कि योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे हम लोग आयोग कहते हैं। अनुस्वर और अनुनासिक में अंतर। चलिए देखते हैं अनुस्वर और अनुनासिक में अंतर क्या होता है। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है। अनुनासिक यानी कि अनुनासिक उच्चारण में क्या होता है? नाक से सांस बहुत कम निकलती है और मुख से अधिक। जैसे आंसू, आंत, गांव,
चिड़िया इत्यादि, ये सभी क्या है? अनुनासिक स्वर। पर इन यानी कि पर अनुस्वर के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। अनुस्वर के उच्चारण में क्या होता है? नाक से सांस अपोजिट इसका, नाक से सांस अधिक निकलती है और मुख से कम। जैसे अंक, अंश, पांच, पंच, अंग इत्यादि, ये सभी क्या है? शब्द हैं। इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ। अनुनासिक स्वर की विशेषता है, अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्रबिंद यानी कि चंद्रबिंद जो होती है लगता है, लेकिन अनुस्वर एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वर की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। किस पर? वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्संग शब्दों में अनुस्वर लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। जैसे अंगुष्ठ से अंगूठा, दंत से दांत, अंत से आंत। स्वरों की मात्राएं, वोवेल साइंस, चलिए देखते हैं। आ के अतिरिक्त शेष स्वर जब व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं तो उनकी मात्राएं ही लगती हैं, आ की मात्रा नहीं। आ से रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर दिखाया जाता है। यथा, देखिए हलंत यहाँ पर लगा हुआ है, क, ग आदि। आ लगने पर हलंत का चिन्ह हट जाता है। जैसे क, ख आदि, ये सभी क्या है? चिन्ह। ओके, इन चिन्हों पर हम बात कर रहे थे, ये चिन्ह है, इसके बारे में बात कर रहे थे। ये विभिन्न स्वरों की मात्राएं और शब्दों में उनका प्रयोग देखिए। चलिए देखते हैं। स्वर, मात्रा, शब्द प्रयोग। आ कुछ नहीं, सिंपल सा होता है, ऐसे नम, सम। ओके, देन इसमें क्या हो रहा है? छुट्टी की मात्रा। किसकी? छुट्टी की मात्रा का यहां पर प्रयोग किया गया है, जैसे दिन। ये हो गया सिन, ये हो गया पिन। ओके, ये हो गया, ये हो गया। आप देखते हैं बड़ी ई, बड़ी की मात्रा इधर से लगती है। इसे हो गया तीर, फिर। ये हो गया फिर, ये किसकी मात्रा है? छुट्टी की। ये क्या हो गया? फिर। इसमें क्या है? बड़ी की मात्रा। कृषक जो हमने बताया था, ऋण की मात्रा वो लगती है। ठीक है, ये देखिए काम में हमने ये जो मात्रा लगी हुई है, ये क्या है? ऋण है। इसको हम री से प्रदर्शित करते हैं, कृषिक। ठीक है, कृषक। गुलाब, इसे छुटाव की मात्रा देखिए यहाँ पर लगी हुई है, गुलाब। फूल, बड़ाव की मात्रा लगी हुई है। केला, इसमें एक की मात्रा लगी हुई है, ये। मैना, इसमें आय की मात्रा लगी हुई है। कोमल, इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है। सौरभ, इसमें औ की मात्रा लगी हुई है। अंग को बिंदु, ये जो बिंदु होती है, तथा आ को विसर्ग, ये जो इस प्रकार से बूंदे हम लोग रखते हैं, के रूप में लिखा जाता है। ओके, चलिए देखते हैं। दूसरा यहां पर क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यंजन उन वर्णों को व्यंजन उन वर्णों को व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर इनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। क, ख, ग, च, छ, त, थ, द, भ, म इत्यादि, ये सभी क्या है? व्यंजन है। का से विसर्ग, ये विसर्ग।
तक सभी वर्ण व्यंजन है। सभी वर्ण क्या है? व्यंजन है। थोड़ा इसको हम रिमूव करते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। यानी कि आ के बिना क्या होता है? व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे कि क प्लस अ खा, प प्लस अ पा। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित हैं। थोड़ा वेट कीजिए। चलिए फिर से देखते हैं। हाँ, याद हो गया था। व्यंजन यानी कि स्वर पर आश्रित होते हैं। का से ह तक हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? कुल 33 व्यंजन होते हैं। थोड़ा हम इसको रिमूव करते हैं पहले। रिमूव कर दिया। व्यंजन के प्रकार यहां पर देखिए लिखा हुआ है, व्यंजन के प्रकार। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। ओके, स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव मुख यानी कि मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओंठ यानी कि होंठ का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सरल शब्दों में जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूती हुई निकले वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ये कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इन्हीं से स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्द में इन्हें कहा जाता है तो वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान के अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। ये 25 व्यंजन है। देखिए, का वर्ग का, गा, गा, या, ये कंष्ठ को स्पर्श करते हैं। चा वर्ग चा, छा, जा, जा, या, ये ताल को स्पर्श करते हैं। टा वर्ग टा, ठा, डा, 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 ये मूर्धा को स्पर्श करते हैं। और ता वर्ग ता, थ, द, ध, न, ये दांतों को स्पर्श करते हैं। पा वर्ग पा, फ, बा, भ, म, ये होंठों को स्पर्श करते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतः का अर्थ होता है भीतरी। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसको हम आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाले हैं। ओके, तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जल्द ही हम आप लोगों को मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर यानी कि अगले नेक्स्ट वीडियो का हमारा पार्ट होगा पार्ट 4। ओके, इसको देखना ना भूलिएगा। इसमें हम अंतस्थ व्यंजन अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाएंगे। और व्याकरण जो है यानी कि व्याकरण का पूरा कोर्स हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। और आप लोग जो है लगातार हमारे चैनल से बने रहिए। जल्द ही हम आप लोगों को मिलते हैं लेसन 4 यानी कि पार्ट 4 में। ओके, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।